हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कक्षा 9 यानी क्लास 9 का विषय विज्ञान चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो। फ्रेंड, देखते हैं हमारा जो नाम है जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ को बोलते हैं मेटर। मेटर क्या होते हैं, ऐसा फिर समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो वह जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहा मैंने कहा ऐसी कोई भी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो। स्थान घेरते मतलब कहीं पे कोई वस्तु रखा गया, कुछ न कुछ स्थान घेर ले, ठीक है। इसी प्रकार से ये द्रव्यमान मैंने बात की। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वह होता है जिसमें वजन होता है। क्या हो फ्रेंड? वजन हो। हमें पता है वजन को किलोग्राम से नापते हैं, ठीक फ्रेंड। यानी कि जिसमें वजन होता हो, स्थान घेरता हो, वो हमारे पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों। अब है और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होते हैं दोस्तों वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि फ्रेंड जितने भी होते हैं सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और पदार्थ क्या होते हैं? वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं और द्रव्यमान होता है उसमें। गुणधर्म के बारे में, ठीक है, कणों के गुणधर्म जिनमें से हमने आपको 3 इनके कुछ क्वालिटी यानी कि गुण हैं, समझते हैं। जिनके फ्रेंड पहला नाम है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, ठीक है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगले हाँ के गुणधर्म, ठीक है। पहला हमारा था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। आपको हम फ्रेंड समझाने का प्रयास करें। जैसे कि देखिए, इसके मेरे कहने का मतलब जो हमारे पदार्थ होते हैं उसके जो कण होते हैं उनके बीच खाली स्थान होता है। क्या होता है फ्रेंड? खाली स्थान होता है। इसलिए हमने एक एग्जाम्पल किया, आपको बताया है। हमारे पास एक गिलास है जिसमें हमने क्या लिया हुआ है? जल लिया हुआ है। जल यहाँ तक के पूरा इस यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। जब हम इसमें एक चम्मच नमक को घोल दिए, नमक को मिला दिए, आप देखेंगे फ्रेंड कि जो हम यहाँ पर जो निशान लगाए हैं पानी है, क्या उससे पानी से थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ी है ना? आप देखेंगे फ्रेंड कि थोड़ा भी ऊंचाई इसमें नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जो नमक के पार्टिकल हैं वो जल के पार्टिकल के जो रिक्त स्थान थे उसमें समा गए, और समा जाने से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है फ्रेंड। यही हमारा क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान के बारे में ये बताता है। जिनके बीच क्या होते हैं, कह सकते हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, जो अभी हमने आपको समझाया। दूसरा, सबसे कम ठोस में होता है। जो फ्रेंड रिक्त स्थान होते हैं वो सबसे कम ठोस में होता है, उससे अधिक द्रव में होता है, और सबसे अधिक गैस में होता है। स्पेस यानी कि उसमें जो कण की दूरियां होती हैं सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? गैस में होती हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं आगे। अगला है दोस्तों हमारा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये देखिए कैसे कहने का मतलब है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा, जो जिसमें तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। इसे कहने का मतलब क्या है? जैसे कि फ्रेंड आप कोई एक गिलास पानी ले लीजिए, पानी को ले लिए अच्छे से लिए, और उसको खाली ऐसा स्थान रख दीजिए जहाँ पे ये पानी थोड़ा भी हिले डुले ना। जब पूरी तरह से पानी शांत हो जाए तो उसमें से एक बूंद इंक क्या डाल देंगे? इंक डाल देंगे। अब इंक डालने से आप देखेंगे कि पानी तो हमारा पूरा शांत है, पर जब इंक डालेंगे तो उसमें धीरे धीरे हलचल होती है, और वो जो इंक होगी वो देखेंगे पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी। अब क्या लगा कि जो पानी है वह स्थिर हो गया है, पर नहीं, वो क्या है? वो हमेशा गति करता रहता है। इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। एक गिलास लेंगे पानी, उसमें एक डालेंगे एक बूंद इंक, आप देखेंगे पानी स्थिर होने के बाद भी इंक पूरी तरह से पानी में घुल जा रहा है। क्यों घुल जा रहा है? क्योंकि कण में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। ओके, आगे क्या है? सबसे कम ठोस में होता है। क्या होता है? गति करने की क्षमता सबसे कम ठोस में होता है। द्रव में थोड़ा से ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे अधिक होती है गतिशीलता, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं।
जैसे कि हमारे पास है, हमने यहाँ देखिए, आप चलते हैं एक नल के पास, चलें और उसमें आप देखेंगे यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। आप जब इसमें एक उंगली को लगाएंगे, आप इसमें एक उंगली को लगा देंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड कि इसमें पानी दो धाराओं में बढ़ जाएगा, पानी दो धाराओं में बढ़ जाएगा। और फिर देखेंगे कुछ देर फिर वो जो दो धाराएं हैं आपस जा कर के एक धारा में मिल जाएगी। ऐसा क्या हुआ फ्रेंड कि हमने देखा कि आगे तो पानी दो धाराओं में बढ़ रहा है, अलग अलग हो गया, फिर वो जा कर के आगे जुड़ जा रही है। क्यों जुड़ रही है? क्योंकि जो पदार्थ कण होते हैं उसमें क्या होता है, आकर्षण बल पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप देखें आगे क्या कहता है। कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव में उससे कम होता है। ठीक है, और सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। गैस में सबसे कम आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे। अगला है फ्रेंड, अगला हमारा है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। लेकिन फ्रेंड मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में ओनली आपको 3 पढ़ना है। कितने पढ़ें? 3 पढ़ना है। एक पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस। ठीक, 5 होते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडीशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम इसी हो गया। ठीक है, और ये जो 3 हैं हमें इसी को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं आगे। पर जानते रहिए कि 5 होते हैं, पर आपको सिलेबस में क्या 3 है तो 3 ही जानेंगे। ठीक है, जिसमें से दोस्तों हमारे पास है ठोस है, द्रव है, गैस है। ठीक, समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो ठोस के कण हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, उसमें थोड़ा भी स्पेस नहीं है, और उनके जो आकार होते हैं ठोस के वो निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और उनकी जो विमाएँ होती हैं वो भी क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। ये कठोर ठोस तो कठोर होते हैं, इसमें असंपीड्य होते हैं, ये निश्चित आयतन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज और ईंट। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपके पास मैंने क्या लिया? ईंट लिया। ठीक है, ईंट लिया, हमारे पास ये ईंट है, हमने एक ईंट लिया। अब देखेंगे ये तो ठोस है तो कठोर तो होगा ही। ठीक, और इसके जो आकार होंगे वो तो ईंट के आकार के होंगे, कुछ में बदलाव तो होगा नहीं। ठीक, आयतन जितना यहाँ पे स्थान घेरेगा उसको उठाकर यहाँ रखेंगे एक चीज़, तो उतने तो स्थान यहाँ भी लेगा कि एक्स्ट्रा ले लेगा, उतना ही रहेगा। तो यानी कि हमने कहा ठोस के आकार निश्चित होते हैं, विमाएँ भी निश्चित होती हैं, कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे द्रव में। द्रव में क्या है? ठोस की अपेक्षा द्रव में द्रव के कण हल्का दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और जो इनके आकार होते हैं वो अनिश्चित आकार के होते हैं। कहते हैं अनिश्चित आकार के होते हैं। इनकी विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं, और इनकी जो गति होती है वो क्या होती है? बहावी गति होती है। बहाव मतलब हमेशा बहते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ठीक, और इसमें संपीड्य जो होती है वो कम होती है, आयतन निश्चित होता है, से पानी और दूध को लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड हम बात करें, हमने यहाँ पे 1 गिलास में पानी लिया। ठीक, इसमें हम मान लीजिए कि हमने 100 ml पानी को डालिए। अब यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया, अब प्लेट में यहाँ पर हमने पानी को डाला। देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे तो पानी का आयतन 100 ml था, जिसमें गया तो इसमें भी पानी 100 ml था, ना कि आयतन सेम मिलेगा। पर यहाँ पे जो पानी था इस पार्ट में यहाँ देखेंगे कि पानी तो गिलास का शेप लिया था, पर यहाँ गया तो थाली का शेप ले लिया, तो इसका आयतन क्या हुआ? आकार क्या हुआ? बदल गया। तो चलिए इसके आकार निश्चित होते हैं, विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं, इसमें हमेशा बहते रहते हैं, और ये कम संपीड्य होते हैं और निश्चित आयतन होते हैं, और पानी से दूध में। क्लियर है फ्रेंड? आगे अगला है गैस। द्रव की अपेक्षा गैस के कण अधिक दूर होते हैं, इनके आकार भी अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित विमाएँ भी होती हैं, ये हमेशा बहते रहते हैं, इसमें अधिक संपीड्य होती है, और ये अनिश्चित आयतन के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे आपके वायुमंडल में बहुत सारी गैसें विद्यमान हैं, और विद्यमान हुआ हमेशा हवा में मूव करती रहती हैं। ठीक है, ना उनका कोई आकार होता है, ना उनका कोई निश्चित आयतन है, कोई फिक्सिंग का चीज़ नहीं है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तो हम बात करें 2 कर सकते हैं, एक है तापमान के बदलाव करके, एक दाब के बदलाव करके। ठीक है, देखिए जैसे कि तापमान में हम कर सकते हैं, हमारे पास बर्फ़ था जो ठोस के रूप में था, थोड़ा गर्म किया, ताप दिया तो वो जल के रूप में कन्वर्ट हो गया।
फिर थोड़ा ताप दिया तो वह गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, वह मंडल में गया, वह मंडल में जब वहाँ पे तापमान ठंडा हुआ, क्या हुआ, फिर वही क्रम आ गया। मतलब कि ताप के बदलने से इसके शेप में हमेशा परिवर्तन होते रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे हमारे पास है दबाव के बदलाव कर देखते हैं। हमारे पास एक लाइटर है, जब हम यहाँ पे एक दबाव डालते हैं, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जब दबाव डालते हैं तो वह गैस के रूप में बनता है। ठीक है, बनता है ना, तो वो अगर ठोस के अंदर पहले होता रहता ही है, तो क्या हुआ, वो तुरंत गैस के रूप में कन्वर्ट ले लेता है। आपको इसमें से जो भी समस्याएं हो रही हो, आप हमें हमारे कमेंट में बताइए, आपको हम उसका सलूशन जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, जब हम तापमान के में परिवर्तन करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें से पहला है गलनांक, दूसरा है क्वथनांक, तीसरा है ऊर्ध्वपातन निरपेक्ष। जैसे पहले पढ़ने वाले हैं हम गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या होता है? गलनांक बिंदु वह होते हैं जिसमें ठोस द्रव के रूप में बदलने लगता है, वो हमारा क्या होते हैं? गलनांक होते हैं। जैसे कि किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ फ्रेंड कि जो पानी होता है, बर्फ़ होता है, बर्फ़ का गलनांक बिंदु जो होता है फ्रेंड, वो हमारा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री हमारा माइनस में रहेगा, वो बर्फ में रहेगा। जैसे ही 0 हुआ तुरंत वह पिघलना शुरू कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्फ़ के गलनांक बिंदु 0 डिग्री होता है। ऐसे ही आपके पास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मेटल हैं, सभी के गलनांक बिंदु सबका अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए एक समझाने के लिए, ये हमारा एक स्टैंड है। ठीक है, ये हमारा थर्मामीटर है। ठीक, इसमें रखी है बर्फ़ है, यहाँ बर्नर है। यहाँ पे हमने बर्फ़ को जब रखा था, जब ताप दिया, जब तक कि ये माइनस डिग्री में था तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही उसने माइनस डिग्री से 0 डिग्री में बदलाव लिया, तुरंत वो पिघलना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा क्या हुआ? कौन से बिंदु बात कर रहा है? जिस बिंदु पर ठोस द्रव में बदलने लगता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। संलग्न को प्रस्तुत ऊष्मा क्या होता है फ्रेंड, समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की प्रस्तुति ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि फ्रेंड कि हमारे जब वायुमंडलीय दाब होता है, जब कोई भी 1 किलोग्राम ठोस, कोई भी ठोस है जो 1 किलोग्राम है, हम जब उसमें कहते हैं ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देखिए, कोई भी होता है तो बिना ऊष्मा दिए तो तापमान दिए ठोस से गैस में बदलेगा नहीं। वही बात कर रहा है, जब उसको ऊर्जा ऊष्मा देते हैं, जितनी आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं संलग्न को प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला है हमारा तापमान के प्रभाव में दूसरा है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है फ्रेंड? क्वथनांक बिंदु वह होता है कि जिस डिग्री पर द्रव आसानी से उबलना प्रारंभ करता है, वो हमारा क्या कहता है? क्वथनांक बिंदु होता है। जैसे कि जब ठोस होता है, द्रव बदलता है, उसका 0.5 डिग्री, वैसे ही हमारा क्या है? 100 डिग्री पे हमारा उबलना, क्वथनांक माने उबलना होता है, उबलने लगता है। कह सकते हैं किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, कहने का मतलब क्या है? हमारे पास कोई लिक्विड है, द्रव है, द्रव को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो बोलना प्रारंभ करेगा। जैसे ही 101 होने प्रारंभ किया, वैसे ही वह तुरंत गैस यानी कि तुरंत ही गैस में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, इसमें अगला कह रहा है, हमने यहाँ बनाया हुआ है समझने के लिए, पानी है, थर्मामीटर है, गर्म किया, 100 डिग्री हुआ, उबलने लगा, उबलने से तुरंत वाष्प के रूप में चेंज हो गया। ठीक है, आगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फ्रेंड ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, हमने वही सेम वही बताया है। यहाँ हमने बताया आपको गलनांक पर द्रव बनने के लिए, वहाँ हमने क्या बोल दिया? क्वथनांक पर। जैसे कि आपको ये वाले परिभाषा में संलग्न वाले में और इसके बाद क्वथनांक में कोई भी दिक्कत ना हो, सेम रहेगा, आप आसानी से कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है
तापमान परिवर्तन के प्रभाव, तापमान परिवर्तन के प्रभाव क्या होंगे? पहला है जिसे हमने पढ़ रहे हैं, हमने गलनांक बिंदु पढ़ लिया, क्वथनांक पढ़ लिया। अब तीसरा है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहता है। इसके कहने का मतलब है फ्रेंड, जैसे कि हम बात करें, हमारे पास एक कीप है। ये क्या है फ्रेंड? कीप। यहाँ पे इसके ऊपर एक रुई है, रुई से ढक्कन को हमने ढक दिया है। ये हमारा बर्नर है जिसमें गैस जलती रहती है, ये हमारा बर्नर है। ये हमारा स्टैंड है। और जो इसमें देख रहे हैं कि इसमें वायु प्लग भरा हुआ है, ये नौसादर है। क्या है? नौसादर। ठीक, जब हम नौसादर को गर्म करते हैं, कह देते हैं, तो बिना द्रव बदले ठोस में होता है, बिना बदले। यहाँ पे देखेंगे आप कोने कोने, इधर आप देखेंगे फ्रेंड कि इस कीप के चारों तरफ गैस के रूप में नौसादर आपको यहाँ पे प्राप्त मिल जाएगा। ऐसा क्या हुआ? बिना द्रव के चेंज हुए गैस में परिवर्तन हो गया। इसी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निवसन कहते हैं। परिवर्तन के प्रभाव, यदि ताप घराने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित कर देते हैं तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ऐसे करने का मतलब क्या है? हमारे जैसे हम गैस भरे हुए हैं सिलेंडर में और उसके जो तापमान को कम कर देंगे तो चाहे जाहिर बात से जो गैस होगा वो हल्का सा ठंडा, मतलब कि ताप कम होने पर और तुरंत गैस में द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर कण नज़दीक आते हैं और दाब घटाने पर कण दूर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ हो। ठीक है, इसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। आप देखिए वहाँ शादी के माहौल पर जब दुल्हन जाती है दूल्हे के पास, तो वहाँ पर देखेंगे चारों तरफ ऐसे करके मटके में रख लेते हैं, उसमें से धुआं निकलता रहता है ना। वो धुआं नहीं होता है, वो शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे समझे क्या होता है। यह सतह पर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हमने क्या कहा फ्रेंड? समझिए, हमने कहा जब द्रव पदार्थ की सतह कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगती है, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हमारे पास ये जल है, एक गिलास रखा हुआ है। जब इसको हम टेम्परेचर देंगे और हमें पता है कि जब ये उबलना शुरू करेगा 100 सेल्सियस पे। ठीक, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड कि अचानक से ताप देने पर कि आप उसे एक सीधे ही ताप दें तो क्या होता है? वो सीधे ही बिना उबले ही, यानी कि लिखा है ना, कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प बनने लगता है, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने के वाले कारक क्या होते हैं? सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। ये जो होते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक। वाष्पीकरण की शीतलता, देखिए, वाष्पीकरण अभिक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आप से के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और इससे वातावरण की शीतलता बढ़ती है। देखिए फ्रेंड, इससे मतलब क्या होता है कि जब आप देखिए अपने हथेली पर कोई चीज़ रखते हैं, यहाँ पर आपको वो ठंडा गर्म महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? यह वाष्पीकरण के कारण से होता है, वाष्पीकरण शीतलता के कारण से होता है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ बर्तन में कुछ बना रहे होते हैं, ठीक, तो वहाँ देखते हैं उसमें भी वाष्पीकरण से ही कारण में होता है।